Hello everyone, welcome back on my channel Commerce Excel. Today we are going to do part 3 of transportation problem, in which we are going to do some special cases under transportation problem. पार्ट 2 ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम की ऑलरेडी अपलोड हो चुकी हैं मेरे चैनल पे। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो पहले उन वीडियोस को देख लेना। आपको पार्ट 1 एंड पार्ट 2 दोनों ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक मिल जाएगा। ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास हमारी। तो हम देखते हैं हमारा फर्स्ट सम स्पेशल केसेस अंडर ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम विच इज अनबैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। अनबैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम क्या होता है पहले ये समझते हैं। अगर आपको याद होगा तो मैं अपनी जो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम की फर्स्ट पार्ट थी उसमें ये बताया था कि ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एग्रीगेट डिमांड को एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल होना जरूरी है, राइट। मतलब जितनी एग्रीगेट डिमांड है उतना ही एग्रीगेट सप्लाई होना चाहिए। अगर आपको याद हो तो हमारा जो क्वेश्चन हमने एग्जांपल लिया था उसमें 1000 था, मतलब एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई दोनों मिला के 1000 थी, राइट। लेकिन in solving transportation problem, there is a requirement that the aggregate supply is equal to aggregate demand. That is sigma AI is equal to sigma BJ. Okay. But in practice, however, situations may arise when the two are unequal, right? तो ऐसा जनरली और प्रैक्टिस में प्रैक्टिकल ऐसा होता है कि एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड की इक्वल नहीं होती। तो उस केस में हम कैसे पता करें कौन सा ट्रांसपोर्टेशन का वे बहुत ज्यादा एफिशिएंट वे है जहाँ पे हमें मतलब मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पड़े। क्या क्या पॉसिबिलिटीज और प्रोबेबिलिटीज हो सकती है अगर एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड के इक्वल ना हो। हमारी 2 प्रोबेबिलिटीज हो सकती है यहाँ पे। फर्स्ट है द एग्रीगेट सप्लाई एक्सीज द एग्रीगेट डिमांड, ठीक है, मींस सिग्मा आई जे इज मोर देन सिग्मा बी जे, ये हो सकता है। सेकेंड प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है हमारी, एग्रीगेट सप्लाई फॉल्स शॉर्ट ऑफ द एग्रीगेट डिमांड, राइट, दैट इज सिग्मा ए आई इज लेस देन सिग्मा बी जे। ये दोनों ही प्रॉब्लम क्या है, इन दोनों प्रॉब्लम को कहते हैं हम अनबैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, ठीक है। ये दोनों केसेस में से कोई भी केसेस अगर हमें फेस करना पड़े तो हम कहेंगे कि वो हमारे पास अनबैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है। तो अब इसी अनबैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें, इसके लिए बैलेंसिंग करना होगा हमें इसे। और बैलेंसिंग कैसे करेंगे, अगर सिग्मा आई जे इज मोर देन सिग्मा बीजे होगा, मींस एग्रीगेट सप्लाई एक्सीज होगा एग्रीगेट डिमांड के, तो उसे कैसे करेंगे, इन दैट केस दिस एक्सेस सप्लाई अज्यूम टू गो टू इन्वेंट्री। ओके, हम उस केस में क्या करेंगे, अज्यूम करेंगे कि जो एक्सेस सप्लाई है वो इन्वेंट्री की फॉर्म में होल्ड करके रखी जा रही है। तो इन्वेंट्री के फॉर्म में अगर होल्ड करके फॉर्म में रखी गई है वो शीट या फैक्ट्री में रखी गई है, तो क्या वो कोई कॉस्ट इंकर्ड होगा उससे रिलेटेड शिपिंग का, नहीं होगा ना, क्योंकि हमने उसे उसके डेस्टिनेशन तक पहुंचाया ही नहीं, उसे हमने अपने पास ही कैप्ट करके रखा है इन्वेंट्री फॉर्म में। तो उस वजह से जो उसका कॉस्ट होगा वो कुछ नहीं होगा, ठीक है, नथिंग कॉस्ट, नथिंग फॉर शिपिंग, ठीक है। So see, the excess supply assumed to go to inventory and cost nothing for shipping, ठीक है। A column of slack variables is added, और एक कॉलम हम ऐड करेंगे slack variable का which represents a dummy destination, जो कि रिप्रेजेंट करेगा एक डमी डेस्टिनेशन का। डमी डेस्टिनेशन जो एक्चुअल में नहीं है, लेकिन हमें उसे बैलेंसिंग करने के लिए हमने एक डमी डेस्टिनेशन की क्या की, हमने वहां पे ऐड किया है with a requirement equal to amount of excess supply, और हम उसमें उतनी ही अमाउंट उतनी ही क्वांटिटी मेंशन करेंगे कितनी एक्सेस सप्लाई हो रही है, एंड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इक्वल टू 0, और हम जो उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो पर यूनिट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है उसे हम क्या लेंगे, 0 लेंगे, क्योंकि एज सच को ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हमारी उससे इनकर्ड हो ही नहीं रही है। ओके, तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे अभी हम देखेंगे आगे। और अगर सिग्मा ए आई इज लेस देन सिग्मा बीजे, मतलब जब एग्रीगेट सप्लाई कम होगा एग्रीगेट डिमांड से, तो उस केस में बैलेंस करने के लिए हमें डमी रो या डमी ओरिजिन क्या करनी पड़ेगी, ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। और जो इसकी कॉस्ट होगी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, इसमें भी 0 ही लेंगे। ओके, तो ये अनबैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को अभी हम प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझेंगे। उससे पहले हम देखते हैं हमारे सेकंड जो है सम स्पेशल केसेस वो क्या है। तो सेकंड सम स्पेशल केसेस है प्रोहिबिटेड रूट्स।
आपको याद होगा मैंने अपने बताया था फर्स्ट पार्ट में ही ट्रांसपोर्टेशन की कि कई बार क्या होता है, कोई जो रूट्स होते हैं ट्रांसपोर्टेशन रूट जहाँ से हम अपने गुड्स को शिफ्ट तो कर सकते हैं लेकिन वो प्रोहिबिटेड हो जाते हैं, वहां से अब ले जा नहीं सकते हम। Sometimes in transportation problems, some routes may not be available because of unfavorable weather condition on a particular route, right? या स्ट्राइक ऑन अ पर्टिकुलर रूट एक्सेट्रा, ऐसी कई सिचुएशंस आ जाती है जिनकी वजह से हम उस पर्टिकुलर रूट से क्या कर सकते हैं, अपने गुड्स डिलीवर नहीं कर सकते और शिप नहीं कर सकते, ठीक है। सो इस केस में कैसे हैंडल करेंगे? टू हैंडल सच सिचुएशन वी असाइन अ वेरी लार्ज कॉस्ट रिप्रेजेंटेड बाय एम टू ईच ऑफ सच रूट्स विच आर नॉट अवेलेबल। ओके, तो जो रूट अवेलेबल नहीं होगा हमें ट्रांसपोर्टेशन के लिए, हम क्या करेंगे, उसको बिग एम मेथड का यूज करेंगे और उस ट्रांसपोर्टेशन रूट को हम क्या करेंगे, बिग एम असाइन करेंगे। बिग एम यहाँ पे शो करेगा लार्जर कॉस्ट, मतलब जो सबसे ज्यादा कॉस्ट हमें उसी ट्रांसपोर्टेशन रूट पे मिलेगी जो कि प्रोहिबिटेड है, ठीक है। देन द प्रॉब्लम इज सॉल्व इन यूजुअल वे। तो क्या करेंगे, बस इतना करना होगा, अगर प्रोहिबिटेड वे रूट दे रखा है आपको क्वेश्चन में तो आपको क्या करना है, उस पर्टिकुलर रूट को क्या कर दोगे आप, कॉस्ट बिग एम असाइन कर दोगे। ये एज्यूम करोगे कि अगर हम उस रूट से अगर ट्रांसपोर्ट करेंगे तो सबसे ज्यादा हमें कॉस्ट इंकर होगी, ठीक है। इस वजह से हम बिग एम मेथड का यूज करते हैं प्रोहिबिट रूट्स के लिए, और फिर वो रूट्स को हम बिग एम असाइन करने के बाद यूजुअल वे में जैसे हमने क्वेश्चन किए थे ट्रांसपोर्टेशन के वैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। एंड जो हमारा थर्ड है सम स्पेशल केसेस, वो है यूनिक वर्सेस मल्टीपल ऑप्टिमम सॉल्यूशन। सी, अगर आपको याद होगा तो हम जब अपॉर्चुनिटीज कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे थे अपनी सेकंड वीडियो में ट्रांसपोर्टेशन की, तो हमने देखा था हम तब तक अपने क्वेश्चन को इम्प्रूव करते रहते हैं जब तक कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमारे पास पॉजिटिव हो, और जैसे ही हमारे पास नेगेटिव और जीरो अपॉर्चुनिटीज कॉस्ट रह जाती हैं, हम कहते हैं कि हाँ ये हमारा क्या है, सॉल्यूशन ऑप्टिमम है, ठीक है। अगर पॉजिटिव अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एग्जिस्ट कर रही है तब तक हमारे क्या सॉल्यूशन ऑप्टिमम नहीं होता, लेकिन जैसे ही हमारे पास हम देखते हैं कि अब कोई पॉजिटिव अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं है तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि हमारा सॉल्यूशन क्या है, ऑप्टिमम सॉल्यूशन है। ओके, so see here, the solution to the transportation problem is optimum if all the opportunity costs are less than or equal to zero, ठीक है। If the opportunity cost values are negative, then it is unique. But if some cell have zero values as opportunity cost, then multiple optimum solution are indicated in the transportation problem. See, अगर सारी आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अगर नेगेटिव है तो वो यूनिक सॉल्यूशन कहलाएगा, लेकिन अगर कुछ सेल्स में जीरो आएगा तो क्या होगा, सॉल्यूशन ऑप्टिमम तो होगा लेकिन यूनिक नहीं होगा, उसके से मल्टीपल ऑप्टिमम सॉल्यूशन होगा आपके पास। क्लियर? सो मल्टीपल ऑप्टिमम सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि मतलब आपको एक जो वे से आपको सॉल्यूशन मिल रहा है, मतलब जो ट्रांसपोर्टेशन वेज मिल रही है और जितनी कॉस्ट आपकी मिनिमम कॉस्ट आ रही है, आप किसी और वे से भी उतनी ही मतलब अलग अलग यूनिट्स असाइन करके उतनी ही ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आपको मिल सकती है। टू ऑब्टेन एन अल्टरनेट ऑप्टिमम सॉल्यूशन, तो अल्टरनेट सॉल्यूशन क्या हो सकता है, अल्टरनेट ऑप्टिमम सॉल्यूशन क्या हो सकता है, उसको कैलकुलेट करने के लिए क्या कर सकते हो आप, ट्रेस द क्लोज लूप, जैसे हमने अपनी लास्ट वीडियो में किया था पार्ट 2 में, क्लोज लूप का ट्रेस करना पड़ेगा बिगिनिंग विद द सेल हैविंग जीरो, और क्लोज लूप आपको कहाँ से फॉर्म करना पड़ेगा, जिस सेल में आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जीरो आई होगी, and get revised solution in the same way as the solution is improved। जैसे कि हमने सीखा था कि कैसे सॉल्यूशन को इम्प्रूव करते हैं, उसी में आपको क्या करना है, रिवाइज करना है और आपके पास एक अल्टरनेट ऑप्टिमम सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। सो ओके, ये समझ आ गया। तो हमने क्या किया, फर्स्ट था अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम जिसमें एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड के जब इक्वल ना हो, देन हमारा सेकंड था प्रोहिबिटेड रूट्स, एंड थर्ड है हमारा यूनिक वर्सेस मल्टीपल ऑप्टिमम सॉल्यूशन। ओके, इन तीनों ही स्पेशल केसेस को हम एक ही प्रॉब्लम से समझ लेंगे बहुत अच्छे से। तो एग्जांपल देखो,
गिवन दी फॉलोइंग ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, आपको ये ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम दे रखी है, आपको सप्लाई यहाँ ब्लू कॉलम में आपको शो हुआ है, डिमांड आपको यहाँ पे पिंक रो में शो हो रही है, और आपकी पर यूनिट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है हर एक रूट की वेयर हाउस से मार्केट तक के जाने की, ठीक है। फर्दर क्या बोला है इसमें, इट इज नोन दैट करंटली नथिंग कैन बी सेंड फ्रॉम वेयर हाउस 1 टू मार्केट ए, जो आपका वेयर हाउस है मार्केट ए में कुछ भी सेंड नहीं किया जा सकता, एंड फ्रॉम वेयर हाउस 3 टू मार्केट सी। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, ये प्रोहिबिट रूट्स हुए। वेयर हाउस ए के लिए, वेयर हाउस 1 के लिए ए मार्केट अवेलेबल नहीं है, मतलब वहां पे क्या है, सेंड नहीं कर सकता, इसका मतलब उसके लिए वो प्रोहिबिट रूट्स है। और वेयर हाउस 3 के लिए मार्केट सी अवेलेबल नहीं है, तो सी क्या है, प्रोहिबिटेड है वेयर हाउस सी के लिए, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमारा प्रोहिबिट रूट वाला केस हो गया ना। सी यार, सप्लाई को अगर हम यार टोटल करेंगे, टोटल करो कितना आया, 180 प्लस 100 प्लस 160 प्लस 120, कितनी है सप्लाई टोटल, 560, राइट। और डिमांड को अगर टोटल करेंगे 240 प्लस 200 प्लस 220, तो डिमांड का टोटल आया 660, ठीक है। तो यहाँ हमारा सप्लाई डिमांड के इक्वल नहीं है, ये कौन सा केस है, when the aggregate demand is more than aggregate supply, ओके ये हमारा वाला केस हो गया। तो ये कौन सा है, अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, ओके। यहाँ पे हमें दो सम स्पेशल केसेस मिल गए ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम की, कौन सा अभी तक, पहला मिला है हमें प्रोहिबिट रूट्स का, सेकंड मिल गया हमें अब अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का, ठीक है। और जो हमारा थर्ड है मल्टीपल ऑप्टिमम सॉल्यूशन, वो तो हमें तभी मिलेगा जब हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की कैलकुलेशन के लिए पहले हमें असाइन तो करनी पड़ेगी ना यूनिट्स, तो पहले अब हम आगे चलते हैं और पहले इन दोनों जो हमारे स्पेशल केसेस है इनकी सॉल्यूशन देखते हैं कैसे करेंगे, कैसे इनको एडजस्ट करेंगे। सो नाउ सी द सॉल्यूशन। क्वेश्चन में गिवन था कि जो वेयर हाउस 1 है वहां से हम मार्केट ए में अगर कोई गुड्स क्या है सेंड नहीं कर सकते, तो इसका मतलब क्या है, अगर हम मार्केट ए में वेयर हाउस 1 से कोई गुड्स सेंड करना चाहेंगे तो सबसे ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हमारी इनकर्ड हो सकती है, तो इसे हम बिग एम से यहाँ शो कर दिए, आप पर्पल सेल में देख सकते हो। इसी तरह जो वेयर हाउस 3 है वहां से हम मार्केट सी में कोई गुड्स सेंड नहीं कर सकते, तो यहाँ पे भी जो हमारा है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पर यूनिट सबसे ज्यादा होगी, तो यहाँ पे अगेन पर्पल से हम यहाँ पे इसे हाईलाइट किया है। तो ये दोनों सेल क्या इंडिकेट कर रहे हैं, प्रोहिबिटेड रूट्स, ओके ठीक है। अब बात करते हैं क्योंकि हमारी डिमांड यहाँ पे एक्सीड हो रही थी सप्लाई से, तो डिमांड एक्सीड हो रही थी, तो उस केस में क्या करेंगे हम, यहाँ पे हम एक डमी सप्लाई, डमी रो या डमी ओरिजिन कुछ भी कह लो, वो हम ऐड करेंगे यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे डमी सप्लाई ऐड किया है 5th, और यहाँ की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पर यूनिट कितनी हमने ली है, 0, जैसा कि हमने कहा था कि हम इसके ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट का एज्यूम करते हैं 0, क्योंकि एज सच यहाँ पे कुछ ट्रांसफर हुई ही नहीं है, कोई गुड्स ट्रांसफर होनी ही नहीं है, तो ये क्या है, बस डमी सप्लाई है। और डमी सप्लाई हम यहाँ पे जो कॉलम में यहाँ पे शो करेंगे वो कितनी करेंगे, 100 क्यों, क्योंकि जितनी हमें कमी थी उसी के अकॉर्डिंग हम लेंगे। तो नाउ आप देख सकते हो अब डिमांड जो है सप्लाई के इक्वल होगी जो कि 660। अब क्योंकि हमारी ये क्या होगी, बैलेंसिंग होगी प्रॉब्लम, और बैलेंसिंग होगी तो अब क्या कर सकते हैं, हम अपने सॉल्यूशन को फर्दर प्रोसीड कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पे। सी इस सॉल्यूशन को हमने मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से सॉल्व किया है। तो मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में हमें कई आइट्रेशंस कैलकुलेट करने पड़ते हैं, राइट। और वो आइट्रेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, हमें हर एक रो और हर एक कॉलम को इंडिविजुअली देखना पड़ता है, और उसमें से जो लीस्ट 2 वैल्यूज होती हैं उनके डिफरेंस को लिखना पड़ता है, ठीक है। और उसके अकॉर्डिंग उसमें से फिर हम रो और कॉलम को कंसीडर करते हैं और हाईएस्ट वैल्यू सेलेक्ट करके और असाइन करते हैं और एलोकेट करते हैं अपनी क्वांटिटीज को रूट्स में। तो आप देखो यहाँ पे कैसे करेंगे। आपका फर्स्ट आइट्रेशन ये रहा, अगर मैं रो की बात करूं, ठीक है, ये जो फर्स्ट रो की बात करूं तो एम तो क्या है लार्जेस्ट सबसे, तो ये तो हुआ नहीं। अब क्या इसका मतलब 12 और 7 ये दो मिनिमम हुआ, लीस्ट कॉस्ट हुआ फर्स्ट रो के लिए, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आया 5, तो हम यहाँ पे 5 मेंशन कर लिख दिया हमने, ठीक है।
अगर मैं सेकंड रो की बात करूँ तो दो लिस्ट कॉस्ट कौन से हैं, इसमें हमारा 11 एंड 6 और 11 एंड 6 का डिफरेंस आया 5। देन थर्ड रो की बात करूँ तो थर्ड रो में है हमारा 9 एंड 5 लीस्ट कॉस्ट और 9 एंड 5 का डिफरेंस है 4। एंड फोर्थ रूट की बात करूँ मैं तो फोर्थ वेयर हाउस का रो में तो ये है आपका दो लीस्ट है 9 एंड 7, सो 9 एंड 7 का डिफरेंस आ गया आपका 2। और फिफ्थ में तो सारे ही 0, तो 0 माइनस 0 0 ही आ गया आपका, ठीक है। अब अगर मैं कॉलम फॉर्म में बात करूँ तो कॉलम में आपका ए जो कॉलम है इसमें दो लीस्ट कॉस्ट कौन सी है आपकी, ये है आपकी 9 एंड 0, सो 9 माइनस 0 आपका 9। एंड देन बी में है आपका 5 एंड 0, सो 5 माइनस 0 5। एंड जो सी कॉलम में है आपका दो लिस्ट कॉस्ट, ये है आपका 6 एंड 0, तो 6 माइनस 0 6, ठीक है। ये जो फर्स्ट आपका कॉलम फॉर्म में जो आई है आइट्रेशन और जो फर्स्ट है आपकी जो रो फॉर्म में आइट्रेशन आई है, ठीक है, इन दोनों को क्या करेंगे हम, इन दोनों में से देखेंगे हाईएस्ट कौन सी है वैल्यू, तो हाईएस्ट आपकी क्या है 9, ठीक है। तो ये 9 क्या कर लेंगे हम सिलेक्ट कर लेंगे। अब इस 9 की सिलेक्शन के बाद क्या करेंगे हम इस कॉलम में देखेंगे कि सबसे छोटा लीस्ट कॉस्ट कौन सा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इस कॉलम में जो लीस्ट कॉस्ट है वो आपका 0, ओके, ये 0 सेल है आपकी, ठीक है। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग हम देखते हैं कितनी सप्लाई और कितनी डिमांड है, और डिमांड और सप्लाई में जो इसकी कॉरस्पॉन्डिंग है उसमें से जो लीस्ट होता है वो उतनी असाइन कर देते हैं। तो इस कॉरस्पॉन्डिंग है इसकी सप्लाई 100 और जो डिमांड है वो है 240, तो लीस्ट कौन सा है 100, तो हम क्या कर देंगे 100 असाइन कर देंगे, ठीक है, ऐसे करते थे। और उसके बाद क्या करेंगे, जिस कॉलम या जिस रो को उतनी क्वांटिटी असाइन जो सेटिस्फाई हो जाएगी उसे क्या करते हैं डिलीट करना। तो यहाँ पे आपकी सप्लाई क्या हो गई है सेटिस्फाई हो चुकी है, तो हम क्या कर देंगे इस रो को डिलीट कर देंगे, ठीक है। अब इस रो को डिलीट करने के बाद हम सेकंड आइटरेशन कैलकुलेट करेंगे। तो सेकंड आइटरेशन में आपकी जो है फर्स्ट तो एज इट इज ही है क्योंकि फर्स्ट चेंज हुआ ही नहीं है, सेकंड जो रो है वो भी एज इट इज है, थर्ड भी एज इट इज है, फोर्थ भी एज इट इज है, एंड जो फिफ्थ है वो तो क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे नील। कॉलम की बात करूँ तो जो फर्स्ट है आपका कॉलम, इसमें अब आपकी दो लीस्ट वैल्यू वो है आपकी 9 एंड 11, सो 11 माइनस 9 आपका 2 आ गया। एंड देन जो आपका सेकंड कॉलम है इसमें तो लीस्ट वैल्यू आपकी 5 एंड 7, सो 7 माइनस 5 2। एंड थर्ड कॉलम में है आपका 7 एंड 6, सो 7 माइनस 6 आ गई आपकी 1, ठीक है। सो अब आपको क्या करना है सेकंड आइटरेशन कॉलम की और सेकंड आइटरेशन रो की कंसीडर करनी है, और इन दोनों में देखना है क्या कहते हैं हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है। तो आपकी देख सकते हैं 5 है यहाँ पे, तो 5 क्या कर लेंगे चूज कर लेंगे। अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग हम जाएंगे यहाँ पे और देखेंगे कि कौन सा लीस्ट कॉस्ट है, तो आपका लीस्ट कॉस्ट है 7। अब 7 के कॉरस्पॉन्डिंग देखेंगे डिमांड और सप्लाई में लीस्ट कौन सा है, तो 7 के कॉरस्पॉन्डिंग सप्लाई है आपकी 180 एंड डिमांड है 220, तो लीस्ट है आपका 180, तो 180 क्या कर देंगे हम असाइन कर देंगे, ठीक है, असाइन कर दिया हमने। फिर जिस रो या कॉलम को सेटिस्फाई कर रही है उसको डिलीट कर देंगे। तो यहाँ पे सप्लाई को क्या कर रहा है सेटिस्फाई कर रहा है, तो हमने सप्लाई को यहाँ इस मतलब रो को डिलीट कर दिया। एंड देन हम थर्ड आइटरेशन कैलकुलेट करेंगे, तो आपका फर्स्ट स्टेप डिलीट हो गया तो नथिंग। देन सेकंड आपका एज इट इज ही रहा क्योंकि कुछ चेंज ही नहीं हुआ है, थर्ड भी आपका एज इट इज ही रहा, फोर्थ भी एज इट इज ही रहा, एंड जो फिफ्थ है वो कुछ पहले ही डिलीट हो चुका था। देन कॉलम की बात करें तो अब जो फर्स्ट कॉलम में आपकी जो दो लीस्ट वैल्यू वह है आपकी 9 एंड 11, तो 9 और 11 का कितना आ गया डिफरेंस आपका 2। एंड देन आपका यहाँ पे सेकंड कॉलम में है 5 एंड 7, उसका डिफरेंस 2। एंड थर्ड कॉलम में है आपका 6 एंड 9, तो उसका डिफरेंस आ गया 9 माइनस 6 3, ठीक है। तो थर्ड आइट्रेशन कॉलम का एंड थर्ड आइट्रेशन ही रो का कंसिडर करेंगे, और इन दोनों को कंसिडर करने के बाद हाईएस्ट वैल्यू देखेंगे। तो हाईएस्ट वैल्यू हमारी 5, यहाँ पे आप देख सकते हो। अब 5 के कॉरस्पॉन्डिंग जाएंगे और देखेंगे कि कौन सा लीस्ट कॉस्ट है, तो यहाँ पे लीस्ट कॉस्ट है 6। फिर 6 के कॉरस्पॉन्डिंग देखेंगे सप्लाई एंड डिमांड में लीस्ट कौन सा है और उतनी असाइन कर देंगे। तो आप देख सकते हो जो 6 की कॉरस्पॉन्डिंग सप्लाई वो है 100 और डिमांड है इसकी, अब कितनी है डिमांड, क्योंकि 180 ऑलरेडी असाइन कर चुके हैं हमें 7 को, तो अब कितनी है डिमांड, अब है आपकी 40 यहाँ पे। तो 40 और 100 में लीस्ट है 40, तो हम क्या कर देंगे 40 यहाँ पे असाइन कर देंगे। तो अब इसने किसको सेटिस्फाई कर दिया, तो इसने सेटिस्फाई कर दिया है इस कॉलम को, सी कॉलम को सेटिस्फाई कर दिया, ठीक है। तो सी कॉलम को हम कर देंगे डिलीट।
देन हम आएंगे फोर्थ आइटरेशन पे। तो फोर्थ आइटरेशन में आपका जो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो है वो ऑलरेडी डिलीट हो चुका है। देन हम बात करते हैं सेकेंड रो की। तो जो सेकेंड रो है उसका आ जाएगा 14 माइनस 11, आपका 3 आ गया डिफरेंस, 9 माइनस 5 4 एंड 11 माइनस 7 4, ठीक है। और जो थर्ड फिफ्थ है आपका रो वो ऑलरेडी क्या हो चुका है, डिलीट हो चुका है। सी यहाँ पे क्योंकि स्पेस की प्रॉब्लम की वजह से मैंने आपकी जो कॉलम फॉर्म के आइट्रेशन फोर्थ एंड फिफ्थ यहाँ पे मेंशन किए हैं, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो अब कॉलम का जो डिफरेंस है वो कितना है आपका 9 एंड 11 लीस्ट है, तो 11 माइनस 9 आपका 2 हो जाएगा। एंड देन यहाँ पे आपका फोर्थ आइट्रेशन में कॉलम बी में आपकी दो लीस्ट वैल्यू है 5 एंड 7, सो 7 माइनस 5 हो जाएगा 2। एंड जो आपका थर्ड कॉलम है डिलीट हो चुका है, तो यहाँ पे आपका नथिंग, ठीक है। तो फोर्थ आइट्रेशन के कॉलम को और फोर्थ आइट्रेशन के रो को कंसिडर करेंगे और हाईएस्ट फाइंड आउट करेंगे। तो हाईएस्ट क्या है आपका यहाँ पे फोर्थ, तो यहाँ पे हम कर लेंगे 4 को सर्कल और 4 के कॉरस्पॉन्डिंग देखेंगे लीस्ट कॉस्ट कौन सा है, तो यहाँ पे आपका 5 है लीस्ट कॉस्ट। अब 5 के कॉरस्पॉन्डिंग डिमांड एंड सप्लाई को कंसीडर करेंगे और इन दोनों में से जो लीस्ट होगा उसे हम असाइन कर देंगे और एलोकेट कर देंगे उतनी क्वांटिटीज इस सेल को। तो 5 के कॉरस्पॉन्डिंग आपकी सप्लाई है 160 और डिमांड है 200, तो लीस्ट क्या है 160, तो 160 यहाँ पे हम असाइन कर देंगे, ठीक है। एलोकेट कर दिया हमने इतनी यूनिट्स इसको। अभी किसको सेटिस्फाई कर दिया, तो ये किस कर रहा है हमारे सप्लाई को। तो सप्लाई हमने यहाँ पे क्या कर दी, उस रो को डिलीट कर दिया। देन हम आते हैं हमारे फिफ्थ आइट्रेशन को कैलकुलेट करेंगे। तो फर्स्ट जो रो है वो डिलीट हो चुकी है। सेकेंड रो में आपका कितना बचा डिफरेंस, दो जो हमारी लीस्ट यूनिट है वो 14 एंड 11 है, सो 14 माइनस 11 आपकी 3 आ गई। थर्ड रो डिलीट हो चुकी है। फोर्थ रो में 11 माइनस 7 यही दो बची है और यही दो इसका मतलब लीस्ट हुई, सो 11 माइनस 7 4 एंड फिफ्थ रो भी डिलीट हो चुकी है। अब कॉलम की बात करें तो कॉलम में 14 माइनस 11 3 एंड देन बी का बात करें बी कॉलम की तो 11 माइनस 7 4 एंड जो थर्ड कॉलम है वो डिलीट हो चुकी है। तो फिफ्थ रो जो आइट्रेशन है और फिफ्थ कॉलम आइट्रेशन, इन दोनों में से हाईएस्ट क्या है, ये है आपका 4। तो हम यहाँ पे 4 को सर्कल कर देंगे और 4 के कॉरस्पॉन्डिंग देखेंगे जो लीस्ट जो कॉस्ट है उसको हम पहले यूनिट्स असाइन करेंगे। तो यहाँ पे 7 आपका लीस्ट कॉस्ट, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग डिमांड एंड सप्लाई देखेंगे। तो इसकी सप्लाई है 120 और डिमांड कितना है यहाँ पे, क्योंकि 160 हमने ऑलरेडी इस 5 वाले सेल को असाइन कर दिया है, तो डिमांड अब रह जाएगी हमारी 40 यूनिट्स, राइट। सो 40 और 120 में लीस्ट है हमारा 40, तो हम इस 7 वाले सेल को 40 यूनिट्स क्या कर देंगे, असाइन कर देंगे। तो विद दिस असाइनमेंट और विद दिस एलोकेशन कौन सा रो या कॉलम क्या हुआ, सेटिस्फाई हो चुका है, तो ये हो चुका है आपका सेकंड कॉलम सेटिस्फाई हो चुका है, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं हम, बाकी जो सेल्स है उसको हम क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंगली। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अब जो लीस्ट कॉस्ट है वो है हमारा 11। सो यहाँ पे हम कितनी यूनिट्स असाइन करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारा डिमांड और जो सप्लाई के अकॉर्डिंग आप देख सकते हो जो हमारा सप्लाई है वो 120 है, ठीक है। और लेकिन अब कितना बचेगा, अगर मैं 11 को असाइन करूंगी तो तब मेरा बचेगा 80 और इसी में मेरा डिमांड कितना रिमेनिंग रह जाएगा, मेरा डिमांड रह जाएगा 140। तो 80 और 140 में लीस्ट है मेरा 80, तो मैं 80 यूनिट्स 11 वाले सेल को असाइन कर दूंगी, ठीक है। और अब मैं आती हूँ यहाँ पे 14 वाले सेल में। तो 14 वाले सेल की कॉरस्पॉन्डिंग सप्लाई है अब मेरी 60 और डिमांड मेरी है 60 ही, ठीक है। तो हमने 14 को असाइन कर दिया 60 यूनिट्स। ओके, ये क्लियर हो गया। अब क्या है, ये असाइनमेंट के बाद देख सकते हो आप ये टेबल में लिए। तो ये टेबल लेने के बाद हम क्या करते हैं, यू आई एंड वीजे कैलकुलेट करते हैं। यू और वीजे क्यों कैलकुलेट करते हैं, ये कैलकुलेट करते हैं हम अपॉर्चुनिटीज कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए। तो यू और वीजे आपकी वैल्यूज कैसे आई है, तो ये ऐसे आई है। सी यूआई और वीजे को कैलकुलेट करने के लिए मैंने आपको बताया था हमें कौन से सेल्स कंसीडर करने होते हैं, हमें सिर्फ और सिर्फ ऑक्यूपाइड सेल्स ही कंसीडर करने होते हैं यूआई और वीजे के कैलकुलेशंस के लिए। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जो हमारा यूआई का जो फर्स्ट सेल होता है वो जनरली हम 0 लेते हैं,
लेकिन वो हमेशा नहीं होता है, वो मैंने बताया जनरली ही लेते हैं। लेकिन क्या है यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आपका फर्स्ट रो है ये सारे सेल्स इसमें और मोस्टली सेल्स ऑक्यूपाइड नहीं, इस वजह से हम क्या करेंगे फर्स्ट कॉलम से अब इसमें स्टार्टिंग करेंगे। तो अब आप देख सकते हैं जो 14 है ये ऑक्यूपाइड है तो हम 14 एज इट इज ले लेंगे। देन इसके बाद हम 11 एज इट इज लेंगे और ये 0 एज इट इज लेंगे क्योंकि ये 3 सेल क्या है आपकी ऑक्यूपाइड है। उसके बाद हम आएंगे अपने वीजे पे, तो वीजे आपका कैलकुलेट होगा, ये जो 14 क्या है ऑक्यूपाइड सेल है आपका, ठीक है। सो आपका आएगा इस ये वाले 14 को आपके यूआई वाले 14 में से माइनस करोगे तो आपके आएगा वीजे 0, ठीक है। एंड देन आपको कैलकुलेट करना है। अब आप यहाँ देख सकते हो ये जो 7 है ये भी आपका क्या है ऑक्यूपाइड सेल है। सो इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो 7 माइनस 11 आपका -4 आ जाएगा वीजे, ठीक है यहाँ पे। और इसके बाद में हम क्या कैलकुलेट करेंगे, हम कैलकुलेट करेंगे इस 9 को। तो ये कैसे आएगा आपका, क्योंकि यहाँ पे 5 आपकी ऑक्यूपाइड सेल है, सो 5 माइनस करेंगे इस -4 को तो हमारे पास आ जाएगी 9। एंड देन ये कैलकुलेट करेंगे हम इस -8 को, तो -8 कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम ऐसे कैलकुलेट करेंगे कि जो ऑक्यूपाइड सेल है इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये है आपका 6 और 6 में से इसके कॉरस्पॉन्डिंग यूआई को माइनस कर देंगे तो 6 माइनस 14 आपका आएगा -8। और उसके बाद में हम ये कंसीडर करेंगे फाइनली इस 15 को, और वो कैसे कैलकुलेट होगा, तो आपके इस बीजे के कॉरस्पॉन्डिंग और यूआई इस वाले सेल के कॉरस्पॉन्डिंग आपकी जो फिल्ड सेल है वो है 7, तो 7 माइनस इस बीजे की वैल्यू जो कि है -8। सो इस तरीके से आपका जो यूआई आया है 15। ओके, सो इस तरीके से आपकी यूआई और बीजे की कैलकुलेशन हो गई। और इसके अकॉर्डिंग अब क्या करेंगे, हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं UI प्लस VJ माइनस CIJ, राइट। तो CIJ क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पर यूनिट, ठीक है, पर यूनिट जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होती है वो। तो हम किसका कैलकुलेट करते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अनऑक्यूपाइड सेल्स का। सो हमारी जो अनऑक्यूपाइड सेल है हमारा क्या है, ये जो हाईएस्ट वाली एमएस की कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं क्योंकि ऑलरेडी प्रोहिबिट रूट्स है। तो स्टार्ट करते हैं हम 12 सेल के। तो यहाँ पे आपका यूआई है 15, ठीक है, वीजे है -4 एंड जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है पर यूनिट वो है 12, ठीक है। तो यूआई 15, वीजे -4, 15 -4 -12 कितना आया आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट -1, ठीक है। देन हम आते हैं हमारे 11 वाले सेल पे, तो यहाँ पे यूआई है फिर 14 प्लस करेंगे आपका वीजे को, तो वीजे आपका यहाँ पे -4, सो 14 -4 -11 तो आपको कितनी आ गई यहाँ पे, आ गई आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट -1। देन हम आते हैं हमारे सेल 9 पे, तो यहाँ पे आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 0 आएगी। आप देख सकते हो कैसे कि यूआई आपकी 9 है और वीजे 0 है और इसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी 9 है। सो 9 प्लस 0 माइनस 9 इज इक्वल टू 0। एंड फाइनली हम आते हैं हमारे इस वाले 9 वाले सेल पे, तो यहाँ पे आपकी जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आई है वो -6 है। सेम उसी अकॉर्डिंग क्या करना है, यूआई प्लस वीजे और माइनस उस सेल की पर यूनिट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। एंड ये जो 0 वाला सेल है इसकी -4 और इस 0 वाला सेल की -8। इस तरीके से आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैलकुलेट हो गई, ठीक है। तो हमने क्या कहा था, मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशन है या नहीं, ये बता सकते हो ये, ऑफकोर्स आप बता सकते हो, मुझे पता है क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है 0 अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एग्जिस्ट हो रही है। तो ऑल्दो ये ऑप्टिमम सॉल्यूशन तो है, मतलब क्या है जो हम इसका अल्टरनेट सॉल्यूशन निकालेंगे उसकी जो वैल्यू आएगी वो भी क्या है, जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आएगी वो सेम आएगी जितनी की इसकी आएगी। और इसकी जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो कितनी आएगी आप देख सकते हैं यहाँ पे, हम कैसे करेंगे 7 मल्टीप्लाई 180 प्लस 14 मल्टीप्लाई 60 प्लस 60 6 मल्टीप्लाई 40 प्लस 5 मल्टीप्लाई 160 प्लस 11 मल्टीप्लाई 80 प्लस 7 मल्टीप्लाई 40 एंड प्लस 0 मल्टीप्लाई 100 इक्वल टू 4300। ये क्या है, टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आई है।
आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो जो हम अल्टरनेट सॉल्यूशन कैलकुलेट करेंगे उसकी भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इतनी ही आएगी। इसका मतलब ऑप्टिमल सॉल्यूशन तो है लेकिन मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशन है। मतलब कि हमारे पास अल्टरनेट सॉल्यूशन आ सकता है, और वो क्यों आ सकता है हमें कैसे पता चला, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे एक ऐसी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है जो कि 0 आई है, और वो कहाँ पे आप यहाँ आप देख सकते हैं, ये है आपके 9 वाले सेल में, राइट। सो इसे कैसे करेंगे हम, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्लोज लूप फॉर्म करना पड़ेगा। जैसे हम अपने सॉल्यूशन को इम्प्रूव करते हैं वैसे ही कंसीडर करना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, अब हमें स्टार्ट करना होता है उस सेल से जहाँ पे 0 आई होती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। यहाँ पे आपकी है 9, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कुछ यूनिट्स ऐड करेंगे। कितनी यूनिट्स ऐड करेंगे अभी हम देखेंगे। तो उतनी ही यूनिट्स इस 5 वाले सेल से लेस कर देंगे, और उतनी ही यूनिट्स हम इस 7 वाले सेल में ऐड करेंगे, फिर उतनी ही यूनिट्स हम इस 11 वाले सेल में माइनस करेंगे, एंड देन फिर हम 9 वाले सेल में ही अल्टीमेटली आ जाएंगे। मैंने बताया था जहां से शुरू होते हैं वहीं पे हमें आना होता है, बस इतना याद रखना। तो हम क्या करते हैं, कितनी यूनिट्स असाइन करनी है इस अनऑक्युपाइड सेल में, ये कैसे डिटरमाइन करते हैं, ये करते हैं हम जो माइनस है, जहां जहां पे इस क्लोज लूप में जहां जहां पे माइनस होता है उस यूनिट उस सेल की क्वांटिटीज को कंसीडर करते हैं, और उन क्वांटिटीज का जो लीस्ट क्वांटिटी है उसको हम लेते हैं असाइनमेंट और एलोकेशन के लिए अनऑक्युपाइड सेल में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा माइनस कहाँ है, ये है इस 5 वाले सेल में और इस 11 वाले सेल में। तो 5 वाले सेल में जो क्वांटिटी है वो है 160, और 11 वाले सेल में क्वांटिटी है आपकी 80। तो इन दोनों में से लीस्ट है आपका 80, तो मतलब क्या है, हम 80 यूनिट्स एलोकेट कर देंगे अब 9 वाले सेल में, ठीक है। अब 80 यूनिट्स हमने एलोकेट कर दिया 9 वाले सेल में, ठीक है। तो उतनी ही यूनिट्स हम 5 वाले सेल में माइनस करेंगे, तो 5 वाले सेल में अब रह जाएगी 80 यूनिट्स, और फिर उतनी ही 80 यूनिट्स हम सेल करेंगे ऐड करेंगे 7 वाले सेल में। तो 80 यूनिट्स ऐड करने के बाद 7 वाले सेल में रह जाएगी हमारी 120 यूनिट्स हो जाएगी, और जो 11 वाला सेल है और ये वाला जो रूट 11 वाला, ये हो जाएगा आपका अनऑक्युपाइड। तो इस तरीके से आपके पास आ जाएगी ये वाले टेबल। तो सी, ये जो आपकी 4 वैल्यूज है ये अनटच थी, हमारी जो क्लोज ग्रुप फॉर्म हो रही थी ये हो रही थी इन 4 सेल्स में। सो सी, जो 9 वाले सेल है उसमें हमने क्या किया, 80 यूनिट्स हमने यहाँ एलोकेट कर दी। सो 5 वाले सेल में उतनी ही यूनिट्स लेस होगी, लेस होने के बाद यहाँ पे 5 वाले सेल में हमारी 80 यूनिट्स रहेगी, और उतनी ही यूनिट्स हम 7 वाले सेल में ऐड करेंगे। मतलब 40 पहले यूनिट्स थी, 80 यूनिट्स ऐड करने के बाद 120, और जो आपका 11 वाला सेल है वो अब अनऑक्युपाइड सेल है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा क्या हुआ, हमारी अल्टरनेट सॉल्यूशन आ गई। तो क्या अब हम इसकी कैलकुलेट करके देखें जरा कितना आता है। तो टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं और देखते हैं क्या सच में ये अल्टरनेट सॉल्यूशन है। तो सी, 7 मल्टीप्लाई 180 प्लस 14 मल्टीप्लाई 60 प्लस 6 मल्टीप्लाई 40 प्लस 9 मल्टीप्लाई 80 प्लस 5 मल्टीप्लाई 80 प्लस 7 मल्टीप्लाई 120 प्लस 0 मल्टीप्लाई 100, कितना आया 4300। तो यू कैन सी दोनों ही केस में हमारी जो टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो 4300 की आई है, लेकिन 2 वेज से आई है। पहले में हमने क्या किया था, 11 वाला सेल ऑक्यूपाइड था, मतलब 11 वाले ग्रुप को हमने कंसिडर किया था, लेकिन यहाँ पे हमने 9 वाले ग्रुप को कंसिडर किया है, और यहाँ पे जो है 5 और 7 की यूनिट्स भी चेंज हो चुकी हैं, ठीक है। तो क्या है, दोनों ही केस क्या है, ऑप्टिमम है, लेकिन क्या है हमारे पास मल्टीपल ऑप्टिमम सॉल्यूशन है। इस तरीके से 2 अल्टरनेटिव्स हैं हमारे पास, जिसकी वजह से हमारे ट्रांसपोर्टेशन को दोनों ही केस में सेम हो सकती है। सो इन दिस वे हम इन स्पेशल केसेस को सॉल्व करते हैं। कौन कौन से किए आज हमने किया अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, फिर क्या प्रोहिबिटेड रूट्स, एंड देन मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ये तीनों ही हमने एक ही एग्जांपल से कर लिया। होप्स आपको क्लियर हो गया हो। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।